हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट सेलिंग कॉस्ट वाला। इससे लास्ट क्लास में हमने डिफरेंसेस कवर किए थे, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। इससे पहले हमने सारा टॉपिक ओवरऑल कवर कर लिया है। सेलिंग कॉस्ट और एक्सेस कैपेसिटी वाला कंसेप्ट रहता है, वो कवर हो जाएगा आज, और एक नेक्स्ट क्लास में एक्सेस कैपेसिटी कवर कर लेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपका बेस कवर हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है कि जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करती है, यानी कंज्यूमर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, बार बार ऐड दिखाती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट थ्रू टीवी हो या थ्रू नेट हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी मीन्स है वो अडॉप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिससे ऐड करके अपने प्रोडक्ट की वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लेती है, अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा लेती है और अपने जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, उसको अचीव कर लेती है। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं कि इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट, कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर खर्च करती है लॉट ऑफ पैसा, यानी कि ढेर सारा पैसा किसके ऊपर खर्च कर देती है, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर खर्च कर देती है। इकोनॉमी के अंदर जो टोटल अमाउंट मनी स्पेंड की जाती है एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर, वो किस लिए खर्च किया जाता है, एडवर्टाइज करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, ताकि सेल जो प्रोडक्ट की वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे जितना पैसा पब्लिसिटी के ऊपर खर्च किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया जाता है, उसे सेलिंग कॉस्ट बोला जाता है। द नीड फॉर इंकरिंग सेलिंग कॉस्ट इज अक्यूटली फेल्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। सबसे ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पड़ती है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्लोज सब्सिट्यूट जो होते हैं प्रोडक्ट के, वो अवेलेबल होते हैं। हर एक कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, इस कारण से अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाए। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होता था। मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या है कि उनकी क्वांटिटी क्वालिटी सब सेम होती थी, तो यहाँ पे उन्हें कोई भी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर बात की जाए मोनोपोली के केस में तो वहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर होता था, तो जब भी वो नया प्रोडक्ट बनाता था तो उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कंज्यूमर को कि क्या प्रोडक्ट बनाया गया, तो उसके लिए थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करता था, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मोनोपोली के अंदर भी। जब एक बार कंज्यूमर को पता चल जाता है प्रोडक्ट के बारे में तो वो एडवर्टीजमेंट करना जो बंद कर देता है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इनफ नहीं है ये इन्फॉर्म करना, सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि प्रोडक्ट को जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए कंपनी। तो यहाँ पे कंज्यूमर को बार बार रिमाइंड किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में कि क्या मेरिट है, अगेन एंड अगेन उसके प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखाया जाता है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयरफॉर, इस कारण से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए नहीं होती, सिर्फ कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं होती है, बल्कि सेल को प्रमोट करने के लिए होती है और डिमांड को मैनिपुलेट करने के लिए भी होती है। डिमांड को मैनिपुलेशन करने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब हम जानते हैं कि जब एक प्रोडक्ट की ऐड बार बार हमारे आगे आती है, तो हम सोचते हैं कि एक बार तो जरूर इस प्रोडक्ट को जो हम परचेज करके देखें, तो जिससे हमारे जो माइंड में क्या आता है उसका डाइवर्शन हो जाता है। चाहे पहले हम किसी मर्जी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, लेकिन जब बार बार एक प्रोडक्ट की ऐड हमारे आगे आती है, उसके बेनिफिट उसके मेरिट बार बार हमारे आगे शो की जाते हैं, तो जिससे हमारे माइंड में एकदम आता है कि हमें कम से कम एक बार तो ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। जिससे डिमांड को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। किसके थ्रू किया गया, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू किया गया। अगर इन शॉर्ट में बात की जाए तो यहाँ पे जो सेल प्रमोशन होता है उसके अंदर शामिल किया जाता है वो सारी एक्टिविटी जो प्रोड्यूसर द्वारा की जाती है डिमांड को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सारी सेल प्रमोशन के अंदर शामिल की जाती हैं। सेलिंग कॉस्ट देयरफॉर रेफर टू दोज कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए की जाती है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर, सेल्समैन के ऊपर, कमीशन टू रिटेलर्स के ऊपर, जो गिफ्ट दिए जाते हैं, कंसेशन होते हैं, जो छूट दी जाती है कस्टमर को, ये सारे किस चीज़ का हिस्सा होते हैं, ये सारे के सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं और ये सेलिंग कॉस्ट का ही एक पार्ट मानी गई हैं। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन क्या होती है। चैम्बरलिन के हिसाब से जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो की जाती है अल्टर द पोजीशन और शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि डिमांड के शेप को चेंज करने के लिए, डिमांड करके चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, सेलिंग कॉस्ट की जाती है। क्योंकि जब सेलिंग कॉस्ट आती है तो उससे कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड अवश्य करता है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की, जिससे क्या होता है डिमांड कर्व का जो शेप पोजीशन चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं कि अजम्पशंस क्या हैं, इसकी क्या मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है सेलिंग कोस्ट की। यहाँ पे सबसे पहले अजम्पशन आते हैं कि बायर जो डिमांड और टेस्ट होता है उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बार बार एक प्रोडक्ट की ऐड हमारे आगे आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार तो उसको जरूर कंज्यूम करते हैं, जरूर परचेज करते हैं, जिससे बायर की डिमांड और टेस्ट क्या होगा, चेंज हो गया। सेकेंडली कि बायर डू नॉट हैव फुल नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बायर को अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है। सेलिंग कोस्ट अप्राइज द बायर्स द कंडीशन और द मार्केट, तो सेलिंग कोस्ट के थ्रू बायर्स का जो इन्फॉर्म किया जाता है मार्केट कंडीशन के बारे में, सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे सुपीरियर है और सिमिलरिटी क्या है, अदर थिंग्स सब समझाई जाती है कंज्यूमर के एडवर्टीजमेंट के थ्रू। दिस कोस्ट हेल्प द फर्म इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, तो यहाँ से जो सेलिंग कोस्ट आते हैं उससे कंज्यूमर के माइंड में जो एक प्रोडक्ट की एक ब्रांडुलैरिटी क्रिएट की जाती है, पॉपुलैरिटी जो प्रोडक्ट की क्रिएट की जाती है और नए नए कस्टमर का जो अट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि डिफरेंस क्या है सेलिंग कोस्ट के बीच में और प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच में। डिफरेंस कवर करने की कोशिश करते हैं कि सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले आता है सेलिंग कॉस्ट के अंदर कि ये वो कॉस्ट होती है जिनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है कस्टमर को कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का जो वो खरीदें, कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ये वो कॉस्ट होती है जिससे कमोडिटी को इस काबिल बनाया जाता है कि वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ये प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा आता है जो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्ट को कंज्यूमर के यूज़ करने के काबिल बनाने के लिए जो खर्च आता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो सेलिंग कॉस्ट होती है इसके अंदर सभी खर्चे शामिल किए जाते हैं जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर किया जाता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू की जाए चाहे मैगजीन के थ्रू की जाए। दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है इसमें वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर किए जाते हैं, स्टोरेज, डिलीवरी टू कस्टमर, कस्टमर को डिलीवरी करने के ऊपर जो खर्चे आते हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो सेलिंग कॉस्ट का जो मेन मकसद होता है वो होता है पुश करना डिमांड को। डिमांड को पुश करने के लिए सेलिंग कॉस्ट की जाती है, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि जो प्रोडक्ट की सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट के एग्जांपल आते हैं, खर्च किया जाता है जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर, सेल प्रमोशन के ऊपर, कमीशन जो दिया जाता है सेल स्टाफ को। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर खर्चे शामिल किए जाते हैं जैसे कॉस्ट मशीन की, सैलरी जो दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जो खर्चे किए जाते हैं रॉ मटेरियल को परचेज करने के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि शेप क्या रहती है सेलिंग कोस्ट की। जो सेलिंग कोस्ट की शेप रहती है वो इस तरीके से यू शेप रहती है बच्चों। यू शेप का मतलब क्या है कि पहले तो सेलिंग कोस्ट कम हो रही है फिर क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। जब स्टार्टिंग की स्टेज में सेलिंग कोस्ट की जाती है तो उसका जो बेनिफिट रहता है फर्म को ज़्यादा रहता है। जितना सेलिंग कोस्ट के ऊपर खर्च किया जाता है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट है जो सेल हो जाता है, जिस कारण से सेलिंग कोस्ट पर यूनिट क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जितना सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्च आता है उससे कम सेल होते हैं, जिस कारण से सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। इस कारण से जो सेलिंग कॉस्ट कर्व जो शेप होते हैं वो यू शेप बन जाती है। द एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व इज द कर्व विच शो द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सेलिंग एनी गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। यानी कि जो ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। एवरेज सेलिंग कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कितनी सेलिंग कॉस्ट पड़ रही है उसको बोलते हैं एवरेज सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो चैम्बरलेन कहते हैं कि सेलिंग कॉस्ट कर्व का जो शेप है वो यू शेप रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं जो एस एस है ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट है, ये हमें हमारे पास एस एस है जो ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट को नोट करता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ये कम हो रहा है फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। रीज़न क्या है इसका, कहते हैं बिगिनिंग में क्या हुआ कि जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ की गई सेल, मतलब कि सेल के बढ़ने का प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग कॉस्ट। यानी कि सेलिंग कॉस्ट से ज़्यादा क्या होगी, सेल बढ़ गई है। लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब प्रोपोर्शन चेंज हुआ है सेल में वो कम हुआ किसके कंपेरेटिवली, सेलिंग कॉस्ट के कंपेरेटिवली। यानी कि बाद में क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से सेल है जो नहीं बढ़ी है। तो रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे जो पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट की आती पहले तो स्टार्टिंग में डिमिनिश हुई, एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद फिर क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। इट इज़ सो बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, कहता दीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कहते ये डिमिनिशिंग रिटर्न का ही एक तरह का implication है यहाँ पे। द कर्व फाइनली बिकम वर्टिकल इंडिकेटिंग सैचुरेशन पॉइंट ऑन द बेनिफिट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो कर्व है जो फाइनली वर्टिकल हो जाता है वो इंडिकेट करता है सैचुरेशन पॉइंट को, बेनिफिट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये बताते हैं कि सेलिंग कॉस्ट का क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बनता है कि सेलिंग कॉस्ट और फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं फर्म के इक्विलिब्रियम को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, तो ये मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस होते हैं कमोडिटी का और सेलिंग कॉस्ट दोनों क्या हैं, चेंज होती हैं। जो प्राइस है और जो सेलिंग कॉस्ट है वो दोनों चेंज होती हैं।
फर्म हैज़ टू डिसाइड अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फर्म यहाँ पे डिसाइड करते हैं प्राइस क्या रहेगा कमोडिटी का। एंड द सेलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड, कितनी सेलिंग कॉस्ट है जो आ सकती है, खर्च कितना हो सकता है सेलिंग कॉस्ट का। टू फैसिलिटेट आवर स्टडी, हम अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, किस कारण से, सेलिंग कॉस्ट के कारण। जैसे सेलिंग कॉस्ट की गई है, डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ गई है। रिजल्टिंग क्या हुआ, इसका रिजल्ट की एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो प्रोड्यूसर के वो हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही सेलिंग कॉस्ट आया, सेलिंग कॉस्ट से क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, जो डिमांड शिफ्ट कर जाती है राइट तरफ, रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बढ़ती है, जैसे सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। इट प्रूव दैट बोथ आउटपुट एंड प्राइस, तो यहाँ पे प्रूव होता है कि जो दोनों ही प्राइस और जो आउटपुट बढ़ते हैं अकाउंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, किस कारण से, सेलिंग कॉस्ट के बढ़ जाने से। तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब हम डायग्राम कवर करते हैं। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। इस तरीके से हमने ये ओ एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। ये ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने आउटपुट को दिखाना है कि कितना लेवल ऑफ आउटपुट है। ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे हम कॉस्ट को और प्राइस को। तब हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि हमारे पास जो एवरेज रिवेन्यू यानी कि जो प्राइस है वो AR1 है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्राइस है स्टार्टिंग में वो एवरेज रिवेन्यू AR1 है। इस तरीके से हमने ये AR1 है जो ले लिया। अब देखते हैं कि जब प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कैसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने इसको एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो शो कर देना है। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो ये इस तरीके से हमने दिखा दी, ACP यानी कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो हमने देखा कि ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है किस लाइन को, प्राइस लाइन को, जिसे एवरेज रिवेन्यू, और यहाँ पे इस तरीके से इसने टच किया किसको, कॉस्ट को। यहाँ पे रिवेन्यू, यहाँ पे कॉस्ट, तो ये सारा प्रपोर्शन किस चीज़ का हो जाएगा, ये सारा प्रपोर्शन हो जाएगा प्रॉफिट का। अब फर्म ने क्या किया कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया, जितना खर्च किया था उससे बढ़ा दिया। जब सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्च ज़्यादा किया गया, रिजल्ट क्या हुआ कि जो एवरेज रिवेन्यू थी वो बढ़ गई, फर्म की बढ़ के अपवर्ड है जो शिफ्ट हो गई है। इस तरीके से एवरेज रिवेन्यू कर्व जो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। ये हमारे पास नया एवरेज रिवेन्यू आ गया, इसको नाम देते हैं 2, एवरेज रिवेन्यू पहला और ये दूसरा। तो अब सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा करने से कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कॉस्ट को बढ़ाते हैं कि हमारे पास देखने को मिला कि जो सेलिंग कॉस्ट के ऊपर अगर खर्च ज़्यादा किया गया है तो कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट है जो सेलिंग की वो यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। अब हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि ये आउटपुट का जो लेवल आ जाता है, इस तरीके से हमारे पास इतना हमारे पास आउटपुट का लेवल है, और ये हमारे पास जो प्राइस लाइन को टच करता है ये लाइन, ये, और ये हमारा कॉस्ट लाइन को टच करता है पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो हमारे पास रिवेन्यू और इतना कॉस्ट है, तो ये सारा प्रपोर्शन किस चीज़ का हो जाएगा, प्रॉफिट का हो जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे ही सेलिंग कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा खर्च किया गया, कॉस्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गई है। रिजल्ट भी क्या देखने को मिला कि एवरेज रिवेन्यू यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया और प्रॉफिट क्या हो, पहले से ज़्यादा हो गए हैं। और अब अगर और खर्च किया जाता है सेलिंग कॉस्ट के ऊपर तो यहाँ पे कॉस्ट और क्या हो जाएगी, अपवर्ड चली जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सेलिंग कॉस्ट है ज़्यादा करने के कारण जो कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तब यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है सेलिंग की 1, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाने से फिर डिमांड भी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, जिससे जो एवरेज रिवेन्यू भी प्रोडक्ट का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो इंक्रीज़ होकर के अपवर्ड शिफ्ट कर गए इस तरीके से। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑप्टिमम यानी कि कितना आउटपुट लेवल है जो रखा गया है, इतना आउटपुट लेवल है, और ये हमारे पास प्राइस लाइन को टच करते लाइन
ये हमारे पास रिवेन्यू और ये इतना हमारे पास टच करते हैं इस पॉइंट को, तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट। तो अब हमने देखा इस पॉइंट के अंदर ये रिवेन्यू और ये कॉस्ट, तो ये सारा हिस्सा किस चीज़ का हो जाएगा, प्रॉफिट का हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे धीरे धीरे करके कॉस्ट बढ़ती गई है, सेलिंग कॉस्ट बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती गई है, डिमांड के बढ़ने से कंपनी के प्रॉफिट भी क्या होते गए हैं, धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। तो इस तरीके से सेलिंग कॉस्ट का जो इफेक्ट है हमें देखने को मिलता है। कंक्लूजन क्या आता है, कहता है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इंक्रीज होना प्रॉफिट किस कारण से इंक्रीज हुआ है, सेलिंग कॉस्ट के बढ़ जाने से। जब सेलिंग कॉस्ट बढ़े तो डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो गया, जिस कारण से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए हैं। द इंक्रीज इन प्रॉफिट कहता है जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा वो उस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया जहां पे सैचुरेशन पॉइंट आया। इट में ऑल्सो भी पॉइंटेड आउट हेयर, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जो ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट है जो वो आ गई है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की, विल बी दैट कॉस्ट एट विच कंबाइन मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे हमने कॉस्ट कौन सी लेनी है, कंबाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एडवर्टीजमेंट, वो इक्वल आ जाती है मार्जिन रेवेन्यू द प्रोडक्ट के। मतलब क्या है इसका, कहते हैं कि जब रिवेन्यू जो होती है लास्ट यूनिट सोल्ड की वो इक्वल आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग के, तो हमारे पास वो क्या आता है, ऑप्टिमम लेवल आता है। तो इस तरीके से बच्चों सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी वाला। ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।